तो आज का वीडियो होगा B1 B2 सीरीज का दोस्तों, जैसे मैं शुरू कर दिया हम ऑलरेडी। तो लेकिन आज की सीरीज में ये होगा कि मतलब डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि B1 B2 वीजा जब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि दोस्तों B1 B2 वीजा अलग अलग है। B1 है बिजनेस वीजा, B2 वीजा है जो विजिटर वीजा, नथिंग बट टूरिस्ट वीजा। उनका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ B1 वीजा के बारे में बात करूंगा। B1 वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट। जो भी ओरिजिनल पासपोर्ट ओरिजिनल ही होता है। आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा, जितने भी आपके पासपोर्ट हैं। अगर नया है तो एक ही होगा आपके पास, या फिर पुराना भी है आपके पास जो डिस्ट्रॉयड है, जो भी है, जितने भी पासपोर्ट आपके पास है आपको सारे के सारे कैरी करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कैरी करना पड़ेगा DS 160 कंफर्मेशन पेज। देखिए सारा का सारा पूरा 20-30 पेज कैरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रेफरेंस के लिए लेना चाहते हो तो रेफरेंस के लिए ले जा सकते हो, लेकिन कैरी करना पड़ेगा आपको DS 160 कंफर्मेशन पेज। ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको इंटरव्यू कंफर्मेशन पेज लेके जाना पड़ेगा, प्रिंट आउट। इंटरव्यू बनने के लिए मतलब दो होता है, उसमें दो डेट रहेंगे। एक तो बायोमेट्रिक्स का डेट रहेगा, दूसरा आपका इंटरव्यू कंसुलर इंटरव्यू का डेट रहेगा। वो कंफर्मेशन पेज आपको लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इन्विटेशन लेटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये B1 वीजा है। इन्विटेशन लेटर फ्रॉम दी कंपनी। अगर आप ब्रांच ऑफिस में जा रहे हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो, वहाँ का ब्रांच ऑफिस US में है, वहाँ से इन्विटेशन लेटर लेना पड़ेगा, साइंड बाई वन ऑफ द एम्प्लॉई इन हाई डेजिग्नेशन, या फिर जो भी वीजा का देखता है, या फिर कोई भी मतलब वो जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनका जो देख रेख करते हैं। या तो अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आपके क्लाइंट के कंपनी के क्लाइंट के पास जा रहे हैं, तो क्लाइंट इन्विटेशन लेटर फ्रॉम क्लाइंट वो लेके जाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी चलेगा, क्योंकि आजकल कोई हार्ड कॉपी भेजता नहीं है, स्कैन कॉपी ही चलेगा। ठीक है। या फिर आप कस्टमर के पास जा रहे हो तो कस्टमर से इन्विटेशन लेटर लेना पड़ेगा, या फिर किसी वेंडर के पास जा रहे हो आप, वेंडर डिस्कशन के लिए, जो सप्लायर है उनसे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ये सब कैटेगरी में क्लाइंट के हिसाब से डालूंगा। जो भी आप डिस्कस किया क्लाइंट, या तो क्लाइंट कंफर्मेशन लेटर, सॉरी इन्विटेशन लेटर, या फिर इन्विटेशन लेटर फ्रॉम योर ब्रांच ऑफिस। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेट है दोस्तों, आपकी ओरिजिनल्स नो एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। भले वो देखिए या नहीं देखिए, पूछ सकते हैं या पूछ भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपको लेके जाना पड़ेगा सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। 10th स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री तक या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेके जाइए। लेकिन हालांकि लोग बोलते हैं कि सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाइए काफ़ी है, लेकिन मैं कहूँगा कि सारे के सारे लेके जाइए, क्योंकि वो कुछ भी वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या लोकल कहाँ से हो आप, क्या स्टडीज़ किया है, अगर डाउट आने से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि एक सेट ऑफ कॉपीज़ भी, जेरॉक्स कॉपीज़ या फोटो कॉपीज़ लेके जाइए। लोग बोलते हैं कि दो सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ लेके जाना है, मुझे नहीं लगता कि चाहिए। हाँ देखिए, ज़्यादातर वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखेंगे नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट बाई चांस देखना भी चाहते हैं तो वो ओरिजिनल देख के आपको वापस दे देंगे। हाँ, कभी कभी 1% चांस है कि रिकॉर्ड के लिए आपको वो पूछ सकते हैं कि कॉपी, तो एक सेट कॉपी लेके जाइए। जो भी उनको रिकॉर्ड के लिए चाहिए आप दे सकते हैं, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर 10th स्टैंडर्ड का। रिपीट करता हूँ, ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्लस 1 सेट ऑफ कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। जब मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कहता हूँ उसमें दो सब कैटेगरीज आते हैं। एक तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का सर्टिफिकेट। मैं पहले जॉब के बारे में बात करता हूँ। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको कैरी करना पड़ेगा कंपनी का ऑफर लेटर, नथिंग बट अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल्स पॉलिसीज, या फिर पॉलिसी नहीं कहूँगा, कंडीशंस वगैरह लिखे रहते हैं, जो जहाँ पे आपका सैलरी लिखा होता है, या आपके जो भी मतलब डेजिग्नेशन लिखा होता है वो लेके जाना पड़ेगा। मिनिमम मेनली वो डेजिग्नेशन देखते हैं कि, और ये भी देखते हैं कि आप कितने साल से वहाँ पे जॉब कर रहे हो एक ही कंपनी में, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। किसी भी कंपनी में आपका जॉब टेन्यूर अच्छा है तो वो प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपको रिसेंट पे स्लिप लेके जाना पड़ेगा, सैलरी स्लिप। 1 महीने का लेके जाइए, मैं कहूँगा कि आप 3 महीने का लेके जाइए, दैट्स स्टैंडर्ड 1। 3 मंथ्स का पे स्लिप लेके जाइए, दैट्स स्टैंडर्ड 1। उसके बाद तो कंपनी का आईडी कार्ड लेके जाइए, जो ओरिजिनल है, एक्सेस कार्ड या जो भी है कंपनी का आईडी कार्ड आप दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे इंडिया में हो तो इंडिया से अप्लाई करो, तो इंडियन कंपनी नथिंग बट होम कंट्री कंपनी से, होम कंट्री नथिंग बट लोकल कंपनी से दोस्तों एक कवरिंग लेटर लेके जाना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉय या जो एक पर्सन है, जो भी पर्सन है, वो US जा रहे हैं फलाना फलाना इस काम के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इतने दिन के लिए जा रहे हैं, और ऑल द एक्सपेंस विल बी बोर्न बाय अस। कोशिश करना कि कवरिंग लेटर बहुत बड़ा ना हो, ब्रीफ में हो, लेकिन
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो। नेक्स्ट सब कैटेगरी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो आपके नाम पर हो, और लास्ट 3 ईयर्स आईटी रिटर्न लेके जाना पड़ेगा लास्ट 3 साल का आपके नाम पे, और बैलेंस शीट कॉपी लेके जाना पड़ेगा आपकी कंपनी के नाम पे, ठीक है। आप सभी कंपनी के नाम पे, सॉरी मैं आपके नाम पे बोल रहा हूँ। देखिए अगर ये प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, आपके नाम पे होगा, ठीक है। और अगर ये कंपनी है तो कंपनी के नाम पे होना चाहिए, और अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे रहना चाहिए, लेकिन आपको पार्टनरशिप डीड भी आपको लेके जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब कंपनी से जाते हैं तो आपका आराम से हो जाता है पूरा डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आप पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर हो किसी कंपनी में, पार्टनरशिप डीड भी लेके जाना पड़ेगा। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अगर जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ्स आपको बैंक स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि आपका रेगुलर इनकम है। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि 6 मंथ का लेके जाए, काफी है, उसमें 6 महीने का इनकम दिख जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आईटी रिटर्न में तो दिखेगा ही, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा। कोशिश कीजिए कि 1 साल का कम से कम बैलेंस ये बैंक स्टेटमेंट लेके जाइए, ये दिखाने के लिए कि मतलब इनकम आ रहा है बिजनेस में, और प्रॉफिट लॉस में तो वो बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दिख जाएगा, वही प्रूव कर देगा कि आप यूएस अपना खर्चा उठा सकते हो या नहीं। और दोस्तों दूसरा वाला जो अभी अगला ये डॉक्यूमेंट बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज फ्रॉम इन्विटेशन लेटर। देखिए B1 वीजा में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज इन्विटेशन लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इज एजेंडा। अभी मैं एजेंडा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एजेंडा डिटेल होना चाहिए, टू दी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। अगर देखिए आप कहीं भी जा रहे हो, अपने बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस विजिट के लिए अपने ब्रांच कंपनी में जा रहे हो, या क्लाइंट के पास जा रहे हो, या फिर किसी सप्लायर से मिलने जा रहे हो, किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो, क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या काम है। अगर एक 5 दिन के लिए जा रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 डेज के लिए जा रहे हो, कि आप 5 दिन वहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। अगर सोचिए कि वहाँ पे आपके ब्रांच ऑफिस में जा रहे हो, आप ब्रांच ऑफिस में जाके क्या करोगे वो लिखा होना चाहिए, 5 दिन का जो भी काम है। सैटरडे संडे कवर नहीं है, अगर मंडे टू फ्राइडे है, अगर मंडे टू नेक्स्ट मंडे तक ठहर रहे हैं तो 5 दिन का दीजिए, काफी है, सैटरडे संडे का देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वर्किंग डेज का पूछते हैं, ठीक है, वर्किंग डेज का। अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तो क्लाइंट के पास जाके क्या करोगे 5 डेज का, यानी कि आपको 5 डेज का डिटेल देना पड़ेगा, प्लस 5 डेज का अगर मुझे कहूँ तो 8 घंटे का पूरा का पूरा, एक दिन में 8 घंटे का आपको एजेंडा देना पड़ेगा कि क्या करोगे। देखिए अगर एक दिन में 4-5 घंटे का दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी लेवल में 1-2 घंटे का काम हो, इसका ये जरूरी नहीं है कि 8 घंटा जबरदस्ती दिखाना है, नहीं। लेकिन अगर आपको जस्टिफाई करना है तो 6 से 8 घंटा दिखाइए पूरा दिन में, एक दिन में, वो सही रहेगा। नथिंग बट एजेंडा शुड बी इन डिटेल, भले वो कंपनी के साथ हो, या फिर आपके क्लाइंट के साथ हो, या वेंडर के साथ हो, या कस्टमर के साथ हो। तो अगला डॉक्यूमेंट बोलने के पहले दोस्तों, अगर आपको हेल्प चाहिए कि इन्विटेशन लेटर में कैसा होना चाहिए, कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, एजेंडा में क्या क्या ड्राफ्ट करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, अगर आपको चाहिए हेल्प तो मुझे कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट्स में पूछिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट तो जो कि ऑप्शनल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग करते हैं, ये जरूरी नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता है। होटल और स्टे का डिटेल, यानी कि आप जा रहे हो सकता है कि 2-3 हफ्ते के बाद जा रहे हो, फिर यूएसए या फिर नेक्स्ट मंथ जा रहे हो, तो अभी से आपने होटल बुकिंग कर दिया, या फिर कहीं पे जगह ढूंढ लिया, किसी का भी कंपनी का हो, रिलेटिव का हो, जहाँ पे ठहरेंगे। वो जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब क्या गारंटी है कि आपका वीजा अप्रूव होगा, राइट। लॉजिक नहीं है। वो लोग भी पूछते हैं कि आई मीन आप देखिए होटल ऐसे ही बुक कर दिया जैसे कि आप वीजा अप्रूव कर दिया, अगर रिजेक्ट हो गया तो मैं कहूंगा कि होटल का डिटेल्स वगैरह लेना मत, लॉजिक नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये भी दे सकते हैं, अगर आपको चाहे तो होटल बुक कीजिए, पेमेंट तो करना नहीं है, खाली बुकिंग करके डिटेल्स लेके जाना है, ठीक है। ऑप्शन है, आप ले जा सकते हो होटल का बुकिंग। मुझे कहोगे, पूछोगे तो लेना मत, होटल का दिखाना ही मत, नो यूज। दूसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों फ्लाइट टिकट। कुछ लोग है कि फ्लाइट बुकिंग करके फ्लाइट टिकट भी लेके जा सकते हैं, वो मैं क्या कहूँ, इलॉजिकल है। आपका वीजा भी अप्रूव नहीं हुआ, आप किस बेसिस पे फ्लाइट टिकट किए। फ्लाइट टिकट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना चाहता हूँ, फ्लाइट टिकट मैं कहूँ तो बुक ही नहीं कर सकते, भी चाहिए। फ्लाइट टिकट एंड होटल का डिटेल जो है आप भूल जाइए, मैं बताया खाली आपको, ये लेने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दोस्तों, डॉक्यूमेंट नहीं कहूंगा, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आता है। आपको ऐसा जो भी इंस्ट्रूमेंट कैरी करना पड़ेगा जो जिससे आप ना वहाँ पे खर्चा अपना आई मीन इंकर कर पाओगे, वहाँ पे जो भी अपना खर्चा है, ठीक है, होटल का बेस हो, ये भी खाने पीने का हो। जैसे कि अगर आप कंपनी से जा रहे हो
या फिर बिजनेस से भी जा रहे हो, प्रिफरेबली इट शुड बी ए कॉर्पोरेट कार्ड, जो कंपनी ने इश्यू किया है आपको कॉर्पोरेट कार्ड, ठीक है। अगर आप पर्सनल यानी पर्सनल क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हो, देखिए पर्सनल भी दिखाइए, ठीक है, और ट्रैवल चेक भी होता है, वो भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट कार्ड दिखाओगे, जो कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है कॉर्पोरेट कार्ड, वो बहुत मायने रखता है। नहीं तो आप अपना पर्सनल कार्ड भी दिखा सकते हैं कि मतलब डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, यानी कि इससे आप खर्चा करोगे, इससे आप पैसा विड्रा करोगे, वो थोड़ा सा कैश भी लेके जाओगे, जस्ट नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर कॉर्पोरेट कार्ड आपके पास है तो प्लस पॉइंट है। और दोस्तों और एक लास्ट पॉइंट है कि कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके चाहिए, क्योंकि वो को रिलेट करते हैं कभी कभी, 99% नहीं करते, 1% चांस में दिखाए होगी। पासपोर्ट होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पूछते हैं, पता नहीं क्यों बट पूछते हैं। हो सकता है कि कोई जाली पासपोर्ट भी बनाए इसके लिए, मैच करने के लिए, आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, वोटर आईडी हो, एक ओरिजिनल आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाइए अपने साथ, ठीक है। फोटो लेने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप ले लेंगे, वो ले लेंगे, वहीं पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेफ्टी पर्पज के लिए लेना चाहते हो फोटोग्राफ, जो भी यूएस का जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 50 mm बाई 50 mm होता है, फोटो लेके जाइए, दो तीन कॉपी लेके जाइए, काफी है। मैं तो नहीं लिया था, लेने की जरूरत नहीं है, भले ये क्योंकि ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पेपर, कोई भी डिटेल आपको लगता है कि ये वीजा प्रोसेसिंग में आ सकता है, वो भी कैरी कीजिए। या फिर कोई भी आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सपोर्ट करे, जो 14 डॉक्यूमेंट्स में अभी बोला हूँ, उन सबको सपोर्ट करने के लिए कोई आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो भी लेके जाइए। एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है कि आपका एड्रेस प्रूफ सही ना हो, ठीक है, हो सकता है कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ हो, वो सपोर्ट करने के लिए शायद आप हो सकता है कि आप अफिडेविट लेके जाए, जो नोटरी ने सील किया हो, वो सब लेके जा सकते हैं। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था दोस्तों B1 B2 सीरीज का डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए B1 के लिए मैं बता दिया आपको। तो मैं उसके बाद आऊंगा B1 का जो भी क्वेश्चन और आंसर है, मैं नेक्स्ट वो लेके आऊंगा, उसके बाद मैं B2 में जाऊंगा। उतना था दोस्तों B1 का जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, मैं आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप जब अप्लाई करेंगे B1 के लिए, आपको रेडीमेड आपके पास जो लिस्ट है, और मैं लास्ट अभी डाल दूंगा पे स्क्रीनशॉट में, तो आप रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, आई पुट इन डिस्क्रिप्शन आल्सो, आप रेफर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प हो तो लाइक कीजिए, और किसी आपके कॉलीग या किसी को भी ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट चाहिए B1 का, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको हेल्प हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यूएस वीजा रिलेटेड, यूएस वीजा प्रोसेस रिलेटेड, या फिर यूएस एम्बेसी ओपनिंग स्टेजेस में टाइम लाते रहता हूँ। तो इतना ही आज के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में।